अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब ईद ख़त्म हो गई और अब वी नीड टू गेट बैक टू वर्क। तो बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक व्हिच इज़ ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड हाउ टू डील विद दैट, हम ज़रा थोड़ा-सा रिकैप कर लें कि इससे पहले हमने क्या किया था, क्योंकि दैट इज़ ऑल लिंक्ड टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जरा थोड़ा सा पहले पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। राइट, तो जब पहला जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपके साथ क्या चीज़ें डिस्कस की देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या किया। देखिए, जो मैंने की क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे, वो उसमें सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है अडैप्टिंग टू एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इसकी हमने क्लियरली जो है वो अभी तक बात नहीं की। आज के चैप्टर में ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स को हम ज़रा और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ये अडैप्टेशन और कंट्रोल का जो कंपोनेंट है, ये एड्रेस होता है थ्रू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ये 2 ही चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को जो है उसके वेरियस कंपोनेंट्स को देखा है, और जो आपने अभी तक असाइनमेंट्स किए हम उसको भी एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक आपने किया-क्या था, फिर दोबारा से आप याद कर लें। तो इफेक्टिवनेस अटेन करना कैसे की जा सकती है, मैनेजमेंट लैप्सेस को, ब्लाइंड स्पॉट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, यही जो हमारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस का कोर्स है, ये आपको यही सिखाता है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, यानी वो चीज़ें जो कि मैनेजमेंट रिएक्ट नहीं करती, उसको पहले से प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, उसको कैसे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। ये जो सारी थिंकिंग है, कई दफ़ा इसको डिज़ाइन थिंकिंग भी कहा जाता है। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं, दे शुड नो लॉन्गर जस्ट रिएक्ट, क्योंकि जब तक आप रिएक्ट कर रहे होंगे तो आप वल्नरेबल रहेंगे। आप वो सही ग्रोथ टारगेट्स या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आपने पहले से जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वो अपने सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड करें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चैलेंजेस हैं और उनके साथ वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। उसने इसकी कंटिन्यूअसली उसको कॉन्फ़िगर करना होता है अपने ऑर्गेनाइज़ेशनल इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है उसको कॉन्फ़िगर करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के साथ, और उसके पास जो-जो ऑप्शंस हैं, ये कोर्स आपको वही सिखाता है कि क्या कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ, वो ये कि इन ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए जब सवाल मैं आपसे पूछूँ, तो असूली तौर पे व्हाट यू शुड बी डूइंग, मैंने अभी आपके सारे मिड टर्म के पेपर्स तो नहीं देखे, लेकिन व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़ कि आप ये जो है सारी ऑप्शंस को डिस्कस करें छोटा थोड़ा-थोड़ा, और उसके बाद आप मुझे एग्ज़ैक्टली ये बताओ कि जो आपकी जो आपके पास जो ऑप्शंस है उसके अंदर से जिन ऑर्गेनाइज़ेशंस को आप स्टडी कर रहे हो, बिकॉज़ सिर्फ ऑप्शंस को मेमोराइज़ कर लेना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़ कि यू शुड बी अप्लाइंग दीज़ टू द ऑर्गनाइज़ेशंस व्हिच यू हैव चोज़न। अब अगर आप ये बुक पढ़ो, जो डाफ्ट की किताब है, मैंने जो आपको एज़ अ टेक्स्ट बुक दी हुई है, तो उसके अंदर उन उसने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दी होती हैं ऑफ फॉरेन फर्म्स। क मेनी टाइम्स हमें उनके सर्कमस्टेंसेस समझ भी नहीं आ रहे होते, ठीक है? तो वो बन जाता है एज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में कई दफ़ा एप्लीकेबल भी नहीं है। यू कैन गो अहेड एंड रीड देम। मैं क्लास के अंदर वो नहीं कराती, मैं एनकरेज ज़रूर करती हूँ कि आप बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको भी पढ़ोगे और पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं की हुई लेकिन बुक के चैप्टर में लिखी हुई है, तो आई रियली रियली एनकरेज यू कि आप उन चीज़ों को जो है वो और आपके ज़हन में कोई सवाल आते हैं तो आप मुझसे उन सवालों को डिस्कस करें, पूछें। यहाँ पे प्लीज़ चैट में डाल दें
क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और ये एक टीचिंग रिसोर्स बन रहा है, तो इसलिए मैं जो है वो मैंने स्पीकर्स ऑफ किए हुए हैं। बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन चैट और मैं लाइव आपको उसका आंसर भी साथ-साथ देती जाऊँगी। सो एनीवे हम बात क्या कर रहे थे कि हालाँकि आज का जो चैप्टर है वो तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स पे है, लेकिन एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ कैसे अडैप्ट करना है, इसको समझना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं ज़रा थोड़ा-सा पीछे रिकैप कर रही हूँ कि अभी तक हमने किया-क्या था। तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या देखा था बहुत सारी चीज़ें और वो चैप्टर में हमने बेसिकली देखा ये था कि करंट चैलेंजेस हैं क्या? देखिए बहुत सारे ये करंट चैलेंजेस हैं। यू कैन ऑलवेज़ गो बैक एंड रिवर्ट टू दिस व्हेन यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपने सिर्फ किताब की उसी चीज को जाके देखना है और पिछली चीजें भूल जानी है, ऐसे नहीं करना। आप इससे आप रिवर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब एक्सटर्नल एलिमेंट्स की मैं बात करूंगी तो वो बताओ कि ये जो करंट चैलेंजेस हैं ये भी उन एक्सटर्नल एलिमेंट्स को इफेक्ट करेंगे। और आप इसको भी दोबारा से इफ यू कैन रीड इट अगेन इट विल गिव यू मोर इनसाइट्स। आई विल बी डिस्कसिंग इट, ऐसी बात नहीं है मैं लेक्चर के दौरान इनको रेफर कर रही होंगी, लेकिन आप भी इसको थोड़ा सा इसकी रिवीजन कर लें। तो क्या क्या चीजें हमने देखी थी दुनिया के अंदर? ग्लोबलाइजेशन, हाइपर कंपटीशन, social responsibility drive and the the जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये जो बहुत ज्यादा प्रेशर है टू रिस्पॉन्ड क्विकली बिकॉज नाउ टाइम इज ऑफ द एसेंस, तो स्पीडी रिस्पॉन्सिवनेस and then the digitalization and the diversity and of course now the pandemic also you can add that because that is a reality of life now. So the pandemic and the health emergency, these are all the challenges which are facing the world, right? ऑफ कोर्स उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है जो मैंने डिस्कस किया था, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज जो जो चैलेंजेस हैं इट इज फोर्सिंग देम टू डू दैट। नाउ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नेसेसरली हैव नॉट अटेन्ड दैट लेवल, और वो जो हैं वो टू even in today's day they can be bureaucracies, they can be ones with high level of formalization if it kind of it's उनकी environment को जो है वो सूट करता हो, stable environments वैसे तो अब कहीं भी नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इतनी ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी ना हो तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जो है वो फॉर्मलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड हो सकता है, मैकेनिस्टिक। इसे आज इस दफ़ा अब हम बाय द वे इसको हम रिकैप करेंगे और यही चीज़ें मैंने यहाँ भी डिस्कस की हुई थी, यही चीज़ें अब दोबारा आज के चैप्टर के अंदर भी आएँगी। ये जो जब हम देखेंगे मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक, तो आप देखोगे ये मैकेनिस्टिक है, ये जो ट्रेडिशनल एक क्लासिकल किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के फीचर्स हैं, जो कि अब उनको लूसन अप किया जा रहा है। और वो किस लिए? क्योंकि एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ इतनी बढ़ रही हैं और चैलेंजेस कितनी हैं। बार-बार अनसर्टेनिटी की बात आएगी, बार-बार आपकी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात आएगी, तो कम बैक टू दीज़ 5 challenges which are the cause behind these uncertainties, ठीक है? तो उस इसको रिकैप करें। जब आप मैं अनसर्टेनिटी कहूं तो दोबारा से इनकी तरफ आए। जब मैं आपके साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन की बात करूं तो आपको ये फैक्टर्स आपके माइंड में आने चाहिए कि अच्छा जो एक मैकेनिस्टिक डिजाइन है उसके अंदर ये क्लासिकल किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल जो डिजाइन के फैक्टर्स हैं वो भी होते हैं, एज वेल एज दीज कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। इसमें देखो कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स में जो है वो एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स है, लेकिन इसके अलावा भी है साइज और जो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस जो हम आगे जाके देखेंगे बाद में हम ये टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे। हम देखो गोल्स और स्ट्रैटेजीज को तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कल्चर वी स्टिल हैव टू सी, बट गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज वी ऑलरेडी डिस्कस, ये सेकंड चैप्टर था राइट, जिसमें हम गोल्स और स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद स्ट्रैटेजीज के बाद ये वाला जो था, ये थर्ड चैप्टर जो था दैट वाज रिलेटेड टू ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो स्ट्रक्चरल डायमेंशंस के साथ थर्ड थर्ड चैप्टर थर्ड जो था उसका
कंपोनेंट रिलेटेड था, अब हम ये एनवायरनमेंट वाला कंपोनेंट जो है ना इसको ज्यादा गौर से देख रहे हैं, लेकिन वो है रिलेटेड इसी से, सो इसको कंटेक्चुअलाइज करो। इसके अलावा हम साइज, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी और कल्चर को बाद में ज्यादा डिटेल से देखेंगे। आज हम एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, और ये चीजें फिट इन टुगेदर करती हैं, ठीक है, और यही चीज आज हम दोबारा से इसी किस्म की एक और चीज को देखेंगे, जहां पे ये जो एनवायरनमेंट वाला चीज है उसको हम लेके आएंगे। लेकिन बैकग्राउंड में याद रखो, ये गोल, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, कल्चर बैकग्राउंड में है। आज क्या हम करेंगे कि इसके साथ हम सिर्फ एनवायरनमेंट को रिलेट करेंगे, लेकिन ये बाकी चीजें भूलनी नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक हो गया। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही है। ये दीज आर बेसिकली द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये उसका रीजन है व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। और उसके बाद मैंने आपको जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का एक मॉडल, तो डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स में डिफरेंट मॉडल्स आएंगे, आज भी हम एक मॉडल करेंगे, लेकिन जो ये कॉमन चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिकली जिस चीज के साथ जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला मॉडल, ठीक है, यही मॉडल है। ऐसी बात नहीं है कि आज जो हम चीज करेंगे वो उससे अलग है। हमने क्या किया है कि ये वाला जो चीज है उसको हमने सामने ले आए हैं, जिसको कि यहाँ पे जो है वो प्रोबेबली उसको यहाँ पे टास्क एनवायरनमेंट कहेंगे, और ये चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं। लेकिन इन दोनों कंपोनेंट्स को इस वक्त हम डिटेल में देख रहे हैं। इनको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे, फिर इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। ये स्ट्रक्चर तो एक ऐसी चीज है जो कि इसका एक कोर एस्पेक्ट है इस कोर्स का। उसका रीजन ये है कि स्ट्रक्चर इज द वे, वो उस तरह डिजाइन किया जाता है जैसे जिस which enables the organization to then respond to all these various external जो factors हैं उनके साथ respond करता है। तो आज हम environment को जरा डिटेल में देखते हैं। तो इससे पहले जो आपने असाइनमेंट्स की जरा वो हम देख लें, उसका फायदा पता है क्या है कि हम हमें रिकैप करने में एक आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपने भूल के ये चीज सेपरेटली करनी है, उसमें से भी कुछ चीजें आई वुड रियली लाइक कि आप इनमें जो आपके कोर आर्ग्यूमेंट्स थे उनको दोबारा से रिवाइव करें और लेके आए कि ये क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जा सकता है। अब जो आपने एग्जांपल देनी होगी वो पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स की देनी होगी। तो आपने यू आर मोर देन वेलकम टू रेफर बैक कि जब व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड हाउ इज इट a core organization, what are the challenging being faced, रिमेंबर उसका, ये दोनों वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो चाहे मीडिया हाउस हो, दे आर वर्किंग इन द सेम एनवायरनमेंट, यानी वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हैं ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो उनके लिए कॉमन होंगे। तो ये वाली जो आपकी थिंकिंग थी ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। इसी तरह किस तरीके से एफिशिएंसी की है, और जो एक कॉन्फ़िगरेशन का माइंडसेट है, कॉन्फ़िगरेशन का माइंडसेट ये है कि आपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश करना है, एंड वही वाले ऑप्शंस को ऑप्ट करना है विच आर मोर सूटेबल in your particular context। तो ये जो थिंकिंग थी इसको थोड़ा सा रिकैप करो, इसको दोबारा से पढ़ लो जो जो अपनी असाइनमेंट्स की थी, क्योंकि ये थिंकिंग आपने प्रोसेस शुरू की थी, मैं चाहती हूँ कि उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करो, ठीक है। इसी तरह जब आपने ये थर्ड और सेकंड और थर्ड असाइनमेंट्स भी बनाई थी, तो ये आपने स्ट्रेटजी टाइपोलॉजीज पढ़ी थी। आपने देखा था कि ऑफिशियल और ऑपरेटिव गोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के, और यही इन्फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग को। और जितने ये गोल्स जो हैं ये क्लियरली डिफाइंड होंगे, उतने ही ज्यादा आसानी होगी एक ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो आज हम स्टडी करेंगे उनके साथ अपनी रिस्पॉन्सिव टेक्निक्स को अकॉर्डिंगली बनाने की, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपने होंगे। इसी तरह जो उसने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है, दैट इज गोइंग टू इन्फॉर्म देन दैट विच काइंड ऑफ
जो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सी उसके लिए फीजिबल है। तो ये फीजिबिलिटी डिस्कवर करने के लिए आप दोबारा से थिंकिंग जरूर करें कि यार अच्छा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं अब अपनी इस दफा असाइनमेंट 4 बनाने लगी हूँ, यार उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, यार उसकी एडवांटेजेस। तो इट वुड बी रियली नाइस कि आप जब जो अपना जवाब दे रहे हैं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट, कोर कॉम्पिटेंसीज के, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वर्ड्स ये बेशक यूज करें। दैट वुड बी रियली नाइस, और आप कर भी सकते हैं। सो इनको रेफर बैक करेंगे तो दैट वुड बी रियली नाइस। इसी तरीके से जो आपकी देखो, आज हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। ये जो रिसोर्स बेस्ड अप्रोच है, इसको दोबारा से जाके देखो कि है क्या। और ये हमने यहाँ पे ये थिंकिंग शुरू की थी, अब हम उसको एक और डायमेंशन से देखेंगे कि जो फाइनाइट रिसोर्सेज है एनवायरनमेंट से, वो किस तरीके से हासिल कर सकता है, लेकिन वो इस रिसोर्स बेस्ड अप्रोच से बड़ी क्लियरली लिंक्ड है। तो जब आप रिसोर्सेज की बात करो, तो इस रिसोर्स बेस्ड अप्रोच को दोबारा से जाके जो है एक दफा गो एंड टेक अ लुक एट इट अगेन। अब इसी तरीके से ये देखो, जो स्ट्रक्चर्स हैं एनवायरमेंटल, जो आपके सॉरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह डिजाइन की जाती है, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है, यही चीज हम आज भी करेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि अच्छा, अगर जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है, एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज की स्कासिटी है, तो किस किस्म की हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, व्हाई डज इट बिकम इम्पोर्टेंट, बट हाउ टू डू दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यू ऑलरेडी स्टडीड दैट। आप उसमें से कंपोनेंट्स दोबारा से डिस्कस कर सकते हो, करना भी चाहिए। ये असाइनमेंट्स वो हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जस्ट read over them again, because they're going to give you ideas, जो कि अब आप जब असाइनमेंट नंबर 4 आप आंसर करने लगोगे, तो उनमें ये आइडियाज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जो आपके एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स है, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगी जो कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ही फिट इन करती हैं। ठीक है, जो आपके हाइब्रिड फॉर्म्स है, अगर उनको आप सजेस्ट करो दोबारा से, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगेन। लेकिन in the context of how an organization is going to respond to its external environment, ये चीज आज के चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि अब असाइनमेंट नंबर 4 बनानी है आपने। ओके, या यानी कि आज जो कुछ मैं पढ़ाऊंगी उसको आप इमेजिन करो और उसको मेंटली अप्लाई करना शुरू कर दो टीवी मीडिया ग्रुप्स के साथ। Everything that I'm teaching, because your assignment is about TV media group, और टीवी मीडिया ग्रुप्स पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं भाई? कौन सा है भाई? जंग है, ARY, दुनिया, सम्मा, एक्सप्रेस, 92, हम, ये सारे ग्रुप्स हैं ना, मीडिया ग्रुप्स है ना। दे आर बिजनेसेस, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस which are you see trying to operate effectively and efficiently. They are organizations which employ a lot of people, and they are creating value in the society. So definitely that is why they are operating, right? They are all private businesses. So हमने ये नहीं देखना कि why is journalism important, उस लाइन पे प्लीज मत जाना। नहीं, मुझे उस तरह के कोई आप जो है वो उनकी जो लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीडिया की आजादी, या द मीडिया राइट्स वगैरह, उस साइड पे प्लीज ना जाए। हम उसको नहीं देख रहे, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मीडिया राइट्स। ठीक है, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, or the risks to the journalist, or the political pressures on the media houses. We are not going on that side. हमने मीडिया हाउसेस को देखना है एज अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है मोस्टली वो जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में आ रही होती है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मीडिया हाउसेस के क्या राइट्स हैं, मीडिया हाउसेस जो हैं वो किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कौन सी हैं, एक्सेट्रा। बट आपने उसको नहीं सोचना, आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है सारी इंफॉर्मेशन, विच देन हेल्प्स यू to think about these 10 environmental factors which I'm going to teach you about today, right? आपने इस इंफॉर्मेशन के अंदर से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। अच्छा यार, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो कि
which helps me understand that as a business, as an organization, as a post-modern organization, as a business enterprise, जो कुछ information मैं पढ़ रहा हूँ, उस what idea that gives me about the environmental sectors, and then how to deal and then to assess the level of environmental uncertainty, the responses to this uncertainty, then also the ability of this particular organization to be able to extract the resources which it needs. अभी आज मैं इसकी theory तो आपके साथ discuss करूंगी, लेकिन जब भी आप information, for example, अच्छा, मैं आपको वो information दिखाती हूँ, आपके साथ share करती हूँ. Okay, right. देखें, ये देखें, ये 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 एक रिसोर्स है जिसके अंदर इन्होंने, मैं इसका आपको देखिए असाइनमेंट के अंदर नीचे मैंने इस रिसोर्स का आपको लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे जितने ये बेसिकली बनी हुई है टू असेस द प्रेस फ्रीडम, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। बट इन ऑर्डर टू असेस द प्रेस फ्रीडम, व्हाट इट हैज डन इज दैट इट हैज कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है, इसने आपके पास एक डेटाबेस कलेक्ट कर दिया है। वो तो इस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं टू असेस प्रेस फ्रीडम, आपने नहीं करना। आपने, आपके पास एक चीज मौजूद है, बजाय ये कि आप खुद ये सारा रिसर्च करो, ठीक है, आपके पास एक ही सोर्स मौजूद है जो कि आपको बता रही है कि जो टेलीविजन की इंडस्ट्री है उसके अंदर फॉर एग्जांपल कौन कौन से गवर्नमेंट के फैक्टर, कौन कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये पढ़ के कि अच्छा यार, गवर्नमेंट मींस पेमरा। इन योर केस गवर्नमेंट मींस पेमरा। पेमरा क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपकी बुक में तो पेमरा का जिक्र नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी एग्जांपल्स देनी है ना। आपने तो अपनी जब असाइनमेंट करनी है तो उसको रिलेट करना है आपने इसके साथ, तो आप एग्जांपल्स दोगे। जब मैं कहूँ गवर्नमेंट, इसका मतलब है पेमरा। जब मैं कहूँ गवर्नमेंट, इट आल्सो मींस, बाय द वे, इट आल्सो मींस टू सम एक्सटेंट एसईसीपी। सीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसका भी जिक्र है यहाँ पे, क्योंकि वो रेगुलेट करता है कि अगर एक बिजनेस ने अपने आप को रजिस्टर कराना है तो एसईसीपी पे कैसे कराएगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर जो बिजनेस है मीडिया ग्रुप्स का, उसके लिए पेमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी गिवन है। अब जितने भी आप लोग करोगे सबके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट गोज टू शो यू कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं उन वहाँ वो एक्सपैंड किए हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले तो सिर्फ पीटीवी था, तो पीटीवी के लिए सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट। जब ये सारे टेलीविजन चैनल्स नहीं ओपन हुए थे, ये यहाँ पे नेशनलाइज कर लिया गया तो वो पीटीवी बन गया। लेकिन 1988 ऑनवर्ड्स फिर ये एसटीएन, शालिमार टेलीविजन नेटवर्क, उसके बाद जो पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको इजाजत मिल गई। एंड एज वी स्टैंड टुडे यहाँ पे आपको इन्होंने बताया होगा कि देखिए ना कितने 88 चैनल्स को, 88 बिजनेसेस को लाइसेंसेस मिले हैं टू बी एबल टू have some kind of to operate in this media domain। उनके पास लाइसेंसेस मौजूद हैं, और ये लाइसेंस कौन देता है? पेमरा देता है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि पेमरा के साथ एक अच्छा लिंक रखना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको गिवन है, ये भी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बताएगा, ठीक है। अब आप ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब पढ़ो तो आप यहाँ से देखो, और ये आप इधर से एग्जांपल्स आप लेंगे कि जी किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कौन कौन से एक्टर्स हैं। अब ये देखो, ये इन्होंने टीवी का डेटाबेस भी मैंने बताया, और ये सिर्फ टीवी डेटाबेस नहीं है, जो भी टीवी चैनल्स होते हैं मोस्टली दे ऑल्सो हैव, वो कोई एक चैनल नहीं होता, वो मल्टीपल चैनल्स ऑपरेट कर रहे होते। कोई भी मीडिया आता है ले लो, जैसे जियो है, उसका न्यूज है, उसका
तेज है उसका, फिर वो ड्रामों वाला जियो है, ओके, स्पोर्ट्स है ना? तो ये तो पूरे के पूरे मीडिया हाउसेस हैं। तो गुड, इट मीन्स इट्स ए कांग्लोमरेट है। इट मीन्स दैट इट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज़ और इसी तरह जब आप एक्सप्रे ईच एंड एवरी वन जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसकी और डिटेल्स आएँगी, लेकिन ईच ऑफ यू हैज़ टू चूज़ ओनली वन। पीटीवी न्यूज़ कोई चूज़ नहीं कर सकता, बाय द वे, ये पहले ही मैं आपको बता दूँ। यू कैन नॉट चूज़ पीटीवी न्यूज़ बिकॉज़ आई वुड लाइक कि आप जो है वो हम पब्लिक सेक्टर जो डिज़ाइन है उसको यहाँ स्टडी नहीं कर रहे। हमें जो इंटरेस्ट है वो ये कि प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशंस, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशंस अपने स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से जो है वो एस्टैब्लिश करती हैं। या वो ऑर्गेनाइज़ेशंस जिनको जिनको के अपने रिसोर्सेज़ क्रिएट करने हैं, जिनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करें। बाय द वे, अब तो पीटीवी भी जो है आपने देखा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो जब वो ज़माने जब उसके पास कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, तो तब तो वो एक ही तरीके से पीटीवी चलता था। बट अब तो वैसे नहीं चलता ना, तो इवन पीटीवी हैज़ हैड टू रिस्पॉन्ड, बट स्टिल एट लीस्ट ये है कि वो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी अ, इन मोस्ट केसेज़ उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए पीटीवी नहीं आप करेंगे। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लो। बाय द वे, यहाँ पे से मिसिंग है 92, तो यहाँ पे है हम चैनल मिसिंग है, आप में से जो हम करना चाहे वेरी गुड। यहाँ पे इधर से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई और जो है दूसरे सोर्सेज़ से आप उसे टारगेट करना चाहें, हम नेटवर्क भी है जो यहाँ मौजूद नहीं, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है वो भी। और आई थिंक जीएनएन भी अब आ चुका है। गोरमे वाला जो नेटवर्क है वो भी आ चुका है। अगर वो आप उसको देखना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। आप उसको किसी और सोर्स से भी देख सकते हैं। मैं तो आपको एक सोर्स से सिर्फ एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे इनकी जो है वो डिटेल्स अवेलेबल है, व्हिच विल हेल्प यू टू एड्रेस दिस असाइनमेंट नंबर 4। और इसको तो डेफिनिटली ये वाला जो एक रिसोर्स है, इसे आप ज़रा गौर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो इसकी जो पूरी इंडस्ट्री है इसके ऊपर इन्होंने एक जो है वो अपनी रिसर्च की हुई है। बट टू असेस फ्रीडम, आपने फ्रीडम असेस नहीं करनी। आपने देखना है कि इसके अंदर से कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन व्हिच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो मीडिया हाउसेस हैं इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस किस्म की है और ये उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ज़ाहिर है जो भी आपका चोज़न मीडिया हाउस होगा, आप उसके बारे में और सोर्सेज़ से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे इन ऑर्डर टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने कॉन्स्टेंटली माइंड में रखना है, ये वाला क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन कौन-सा है? फर्स्ट पार्ट दोबारा से आंसर करेंगे। तो आंसर करते वक़्त आप याद रखिएगा कि अपना जो आर्गुमेंट है उसको बिल्ड करने के लिए जो पिछली आपने असाइनमेंट्स हैं बेशक उनको भी देखें और इसको भी देखें और आज के चैप्टर को भी जो है उसको गौर से देखें। और अब आपने सबसे पहले किया है कि आपने ये एनवायरमेंटल सेक्टर्स 10 एनवायरमेंटल सेक्टर्स, सो फर्स्ट पार्ट वाज़ दीज़ 10 एनवायरमेंटल सेक्टर्स, लेट्स सी व्हाट दीज़ 10 एनवायरमेंटल सेक्टर्स आर। हम इसको स्टडी करते हैं अ, अपनी बुक में से। तो आगे जी आपकी बुक। ऑलराइट, या हियर इट इज़। राइट। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रही थी कि हमने ये देखना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। अब सबसे पहले हम देख लें कि ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट हाउ इज इट डिफाइंड। ठीक हो गया? हाउ इज इट डिफाइंड? राइट। Okay, organizational environment is defined as all the elements that exist outside the boundary of the organization and have the potential to affect all or part of the organization. देखो भाई, यहाँ पे जो वर्ड यूज करने की जरूरत है, दूसरे एलिमेंट्स जो कि इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो सर्वाइवल है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनली स्ट्रांग, इट हैज द राइट गोल्स, और वो जो गोल्स हैं क्या वो अलाइन कर रहे हैं उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन से। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी, एज अ सोशल एंटिटी, हमने ये पढ़ा था ना फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में, एज इट्स अ सोशल एंटिटी, सो इट एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट। अगर उसके साथ वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी तो वो पता है क्या बन जाएगी? डायनासोर। तो क्या क्या हुआ था डायनासोर्स को? खत्म हो गए थे ना। सो इवन इफ इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट एबल टू अडैप्ट टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, व्हाट इट विल डू? तो खत्म हो जाएगी। अब बात एक और इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है
कि unlike any other creature on earth, the human is the only creature which is ordained by Allah Almighty to be having the ability that it can actually change its environment, not just respond to it, but to actually change it. ठीक है? ठीक, तो वो उसको चेंज कर सकती है। अब वो उसका जो है वो एनवायरमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो चीजें जिसको कि इसने आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है, एक डोमेन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है वो एग्जिस्ट करी है। डोमेन की भी उन्होंने की चोजन एनवायरमेंटल फील्ड। आप लोगों के केस में डोमेन इज वेरी सिंपल, इट इज बेसिकली मैस मीडिया, वो उसका डोमेन है जिसके अंदर ये मीडिया हाउसेस ऑपरेट करते हैं। अब हर मीडिया हाउस की अपनी एक बाउंड्री है, व्हिच मींस कि जिसके के वो जो रिसोर्सेज जो उसकी जो ऑपरेट कर रहा है, जो कि प्योरली एक ऑर्गेनाइजेशन की लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट मेक्स अप दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच मींस ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट हियर इज द कैच, आजकल ये बाउंड्रीज जो हैं ये ब्लर हो रही हैं। व्हाई? फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बाउंड्री को देखें, दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द बाउंड्री, बट देन दे आर पीपल जो कि उसके लिए हाफ पार्शली वर्क करें, कॉन्ट्रैक्चुअली वर्क करें, उसके लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। एंकर्स ऐसे नहीं करते, इससे ज्यादा जगह काम कर रहे होते हैं ना। तो वो बाउंड्रीज जो है वो ब्लर होना शुरू हो गई है, और उसकी वो जो बाउंड्रीज है उसको ब्लर होने की जरूरत भी है। फिर एक बात और बाउंड्रीज के बारे में देखो कि ये बाउंड्रीज जो है समटाइम्स दे बिकम मतलब उसके अंदर इंटेंस कंपटीशन आ जाता है, और उन बाउंड्रीज को ब्लर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बाय फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स, जो दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कंपेटिटर्स थी, दे हैड वेरी क्लियर बाउंड्रीज, नाउ देन दे आर एरियाज वेयर दे आर कोलैबोरेटिंग। तो इसलिए ये जो एनवायरनमेंट है, इसको इफेक्ट करने के लिए और इसके साथ डील करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़ा क्लियरली सोचना है कि यार मेरी बाउंड्रीज है क्या, और उससे बाहर कौन से फैक्टर्स हैं, और उन बाउंड्रीज को उनकी प्रोटेक्शन इज नॉट द रियल चैलेंज है। वो पहले जमाने होते थे जहां पे स्टेबल सिस्टम्स होते थे, जहां पे बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इन फैक्ट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। What is more important is how are you going to deal with these factors, जिसको कि अब मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है? और उसके अलावा फिर डोमेन देखो, डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन वो है जिसके अंदर जो फील्ड है जिसके अंदर एक्ट कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एनवायरमेंट, ये जो फैक्टर्स हैं, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये वो फैक्टर्स हैं जिनको के ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है? ये वो फैक्टर्स हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती, इम्पैक्ट कर सकती है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। देखो, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह का वो डिजाइन करेगी, ये तो डिजाइन फैक्टर्स हैं, ये तो कंप्लीटली अंडर द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल है ना। लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उसके कंट्रोल में कंप्लीटली नहीं है। कुछ उसको ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कुछ उसको कम इम्पैक्ट करते हैं। जो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं उनको हम इसने कहा है कि वो टास्क एनवायरमेंट है, लेकिन जो इसने फैक्टर्स वहां पे कहा है जी टास्क एनवायरमेंट के ये फैक्टर्स हैं और जनरल एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, वो आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं आपको पढ़ा रही। सिंपली ये समझ लो कि ये जो 10 फैक्टर्स है ना, इसके अंदर से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स कम इम्पैक्ट करते हैं। लेट अस सी व्हाट दीज फैक्टर्स आर। और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, सॉरी फॉर दिस, जो आपका आ गया, this is the most important diagram of this chapter. Here it is, right? ये okay. हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा हम enlarge करते हैं। देखो ये डोमेन लिखा है उसने, ठीक है? ये वो डोमेन है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये वो जो है जो कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, आप देख रहे हो कि विद इन इट्स डोमेन उसने उसकी बाउंड्री इतनी क्लियरली नहीं बनाई।
इसके हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन वेयर आर इट्स ओन बाउंड्रीज, क्योंकि डोमेन में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने भी आपको गिनवाई है। अगर आप मीडिया आउटलेट्स इन पाकिस्तान को कहते हो या मीडिया ग्रुप्स को देखते हो तो काफी सारे, मतलब एक तो नहीं है, 88 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें जो है वो पेमरा ने किया हुआ है, एक परमिशन दी हुई है टू ऑपरेट। ये डोमेन बहुत है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो जरूर है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी फ्लूइड है। फेयर इनफ। अब ये जो डोमेन है इसके उसमें ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपने देखना होगा कि किस हद तक ये जिस हद तक उसके डोमेन में आता है उतना वो ज़्यादा उसे इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है? तो ये तो इन्होंने एक जनरल किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइज़ेशन का बनाया हुआ है। आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने हिसाब से। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके केस में मीडिया हाउसेस को गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही नहीं हो सकते जब तक उनको जो है वो पेमरा से उसकी परमिशन ना हो, ठीक है? लाइसेंस ना जब तक जारी हो, और वो लाइसेंस किसी वक़्त भी रिवोक हो सकता है। पेमरा उनको ट्राई करे और कहे कि जी आपका लाइसेंस आ जाएँ बताएँ, आपने ये गलती की थी, आपका लाइसेंस रिवोक करने लगे, और होता है इस तरह, बहुत हद तक होता भी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वेरी इंपोर्टेंट, तो इस डोमेन पे ये आप यहाँ तक ड्रॉ करोगे। इसी तरह से सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स कम इम्पोर्टेंट हैं आपके केस में, क्योंकि यूजुअली दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। कुछ हद तक वो अब्रॉड भी कर रही हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ये अपनी जो इनकी प्रोडक्ट है वो वहाँ तक पहुँचती है। इंडस्ट्री सेक्टर प्रोबेबली जो है वो नॉट दैट, मतलब इंडस्ट्री क्योंकि जो है वो कर हो रही है, लेकिन नेवरदलेस हमें तो लगेगा ना 88 बहुत सारे हैं, बट हैविंग सेड दैट अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करें जहाँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, और ये जो आपकी इंटरनेट कंपनीज है उनकी तो मिलियंस फिर होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वो जो कंपनीज हैं जो कि लेट्स से आपकी प्योरली यूट्यूब पे बनी हुई होती है कंपनीज़, ठीक है? उनके लिए तो ये आपका इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन हम तो मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हाउसेस को तो नहीं हम कोई देख रहे हैं, और हाउसेस है भी नहीं है सच। तो उनके लिए फिर ये इंडस्ट्री सेक्टर जो है कंपैरेटिवली वो कम है, ठीक है? 88 है तो, लेकिन इसी तरह अब पहले तो जो रॉ मटेरियल्स तो पर से इनके होते नहीं हैं, लेकिन रॉ मटेरियल से मुराद आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये कंपनीज सेटअप करती हैं अपने ऑफिसेस को सेटअप करती हैं, वो लाइक दैट में प्रोबेबली, या दूसरी इनके कैमरास और इनकी सेटिंग अप ऑफ दैट सेटिंग अप ऑफ the studios etc, इसकी बात कर सकते हैं। नॉट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़े से ही इनके पास होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यस इम्पोर्टेंट सेक्टर। मार्केट सेक्टर टू सम एक्सटेंट, मार्केट इज, बट हैविंग सेड दैट मैंने कहा कि ये एक रेगुलेटेड मार्केट है, तो दैट्स इट डजंट इन्फ्लुएंस दैट मच। अब ये आप एक जब आप ये अपने लिए बनाने लगो तो ये वाला जो ये अंदर वाला जो इसका जो इन्होंने ग्रीन में दिखाया हुआ है हिस्सा, इसको आप अकॉर्डिंगली जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, थिंकिंग अबाउट अपनी इंडस्ट्री, आपकी अपनी इंडस्ट्री। अब एक करके जो है ना इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। अब दैट इज गोइंग टू बी फॉर द मैं अभी दोबारा से सेकंड पार्ट में इस लेक्चर के करूंगी, क्योंकि ये वाला जो टाइम है हमारा वो खत्म होने वाला है। अगला जो है मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ। उस लिंक के अंदर अब हम इसके डोमेन को हमने समझ लिया क्या है, और अब हम फिर जो इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक-एक चीज़ को हम अलग-अलग देखेंगे कि वो क्या है, और कोशिश करेंगे कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रिलेट करने की कोशिश करें टू योर असाइनमेंट 4 व्हिच इज़ रिलेटेड पर्टिकुलरली टू योर मीडिया आउटलेट्स, ठीक है? उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी हम सोचें। तो ये वाली क्लास खत्म होने लगी है, अब मैं नेक्स्ट लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके, सो राइट नाउ लेट आई एम गोइंग टू टेक मैं इसको देख लेती हूँ कि कौन-कौन से लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं, सारी क्लास प्रेज़ेंट है व्हिच इज़ गुड थिंग।
ऑलराइट।